जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली जिनका जन्म 18 फरवरी 1991 को हुआ है। जन्म समय है सुबह 6:10। जन्म स्थान है कोटा। इनका प्रश्न है कि इनकी शादी नहीं हो रही है, इसका कुछ उपाय बताइए। इनको गुस्सा बहुत आता है, गुस्से का कोई उपाय, और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के लिए उपाय। साथ ही साथ कौन सा रत्न पहने जो इनके लिए अच्छा हो। आइए इनकी कुंडली की विस्तार से विवेचना करते हैं और समझते हैं कि इनकी कुंडली में कौन कौन से योग और कैसे है। देखिए, आपकी मकर लगन की कुंडली है। मकर लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर मतलब मकर लग्न, जिसके स्वामी शनिदेव है। अब अगर देखा जाए तो मकर लगन एक चर राशि में आती है जो कि शनि की राशि है, और उसके लग्नेश शनि उसी भाव में, अर्थात शनि खुद अपने ही घर में बैठे हुए है बड़ी ताकत के साथ 15 डिग्री पे। ये बहुत ही योगकारक स्थिति है। थोड़ा सा खेल बिगाड़ा है, राहु यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई विशेष दिक्कत नज़र नहीं आती। तो ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति बन गई। दूसरी चीज़, लेकिन दूसरे पल में देखता हूँ कि धन भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और उन्होंने लग्न में बुध को अस्त कर दिया। बुध की 26 डिग्री है और 9 डिग्री के अंतर से बुध अस्त हुए हैं, मतलब बुध अस्त 100% माने जाएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हम देखते हैं कि तीसरे भाव के मालिक, तीसरे और द्वादश भाव के मालिक बृहस्पति, वो सप्तम भाव में बैठ गए। मतलब व्ययेश जो कि नुकसान के कारक है बृहस्पति इस कुंडली में, और बृहस्पति इस कुंडली में योग कारक भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि शनि के इसमें, शनि की राशि, शनि के लग्न में बृहस्पति योग कारक नहीं होंगे, और वो सप्तम में बैठ गए हैं नीच के होकर के। ये प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी कुंडली में। ठीक है, अब कौन सी प्रॉब्लम कहाँ अफेक्ट करेगी मैं आपको नीचे बाद में समझा दूंगा। आप पहले समझिए कुंडली को थोड़ा डिटेल में, उसके बाद मैं आपको उपाय भी बताऊंगा सब। हम अब जब आगे बढ़ते हम देखते हैं कि पंचम भाव जो कि इष्ट का भाव है, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, वहाँ पे मंगल बैठे हुए। मंगल इस कुंडली में चतुर्थ भाव के मालिक है और लाभ के मालिक है। तो ये बहुत अच्छी योगकारक परिस्थिति बन जाती है। लेकिन पंचम भाव के मालिक शुक्र कहाँ बैठे हैं? वो उच्च के होकर के पराक्रम में बैठे, जो ये दिखाता है कि आप रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और वो दशमेश भी है शुक्र। तो शुक्र का उच्च का होकर बैठना, इट गिव्स यू ये हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी चंद्र है, वो भी उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं। चंद्र आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प करे, लेकिन सप्तम भाव का कमज़ोर है क्योंकि नीच के बृहस्पति और साथ में केतु बैठे हुए वक्री। ओके, अब इस कुंडली को और थोड़ा सा विस्तार से देखें तो अस्त कौन हुए हैं? छठे भाव के मालिक और भाग्य के मालिक। भाग्येश अस्त होने पे हमने कई बार देखा है कि लक साथ नहीं देता है। अब बुध यहाँ पे भाग्य कारक है, तो बुध का अस्त होना यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव परिस्थिति क्रिएट करती है। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने जैसे ही कहा कि बृहस्पति का नीच का बैठना। प्रॉब्लम नंबर 2 बुध का अस्त होना। ठीक है, अब शुक्र उच्च के बैठे हैं। आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, मेरी महादशा भी शुक्र की चल रही। शुक्र की महादशा चलेगी आपकी सितंबर 2037 तक, और इस समय अंतरदशा चल रही शुक्र में चंद्र की, जो कि रहेगी सितंबर 2023 तक। आप कहोगे तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र की महादशा में लिए तो उत्तम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जब मैं शुक्र की डिग्री देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि शुक्र मात्र 1 डिग्री का है, मतलब मृत अवस्था में। 1 डिग्री का शुक्र क्या मदद करेगा आपकी, आप बताइए। शुक्र योग कारक है। इनफैक्ट शुक्र जब से आया तब से आपको कुछ स्टॉक मार्केट प्रॉफिट पॉजिटिव देगा भी देगा, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट का कारक भी है। खैर मैं वो अभी डिस्कस करता हूँ आपसे मैं, लेकिन शुक्र को बल देना पड़ेगा। इसलिए आपका पहला प्रश्न, मैं कौन सा रत्न पहनूं? आप आँख बंद करके शुक्र का रत्न हीरा पहन लो, लेकिन हीरा बड़ा महंगा आता है, तो हीरा के बदले उसका उपरत्न ओपल पहन लो। ठीक है, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र लग्नेश के मित्र है, लग्नेश के गुरु भी है वो, प्लस वो मालिक किसके है?
वो मालिक है इस कुंडली में पंचम और दशम भाव के, और शुक्र उच्च के होके बैठे हैं ऊपर से, ठीक है। लेकिन दशमांश कुंडली में शुक्र नीच के हो जाते हैं, ये भी हमने नोटिस किया है। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन शुक्र कमज़ोर है, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हैं। नंबर 2, अब इस कुंडली में हम बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या क्या उपाय करें। तो सबसे आसान उपाय होता है मंत्र जाप करना, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो शुक्र, क्योंकि शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र के मंत्रों का जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः। उसके बाद बुध आपका अस्त है, जो भाग्य का कारक है, और छठा भाव केवल रोग का ही कारक नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपके कर्म और नौकरी का कारक भी होता है। तो बुद्ध के मंत्रों का जाप करें, ओम ओम बुद्धाय नमः। अब विवाह की बात करें, अगर विवाह के लिए आपके लिए 3 ग्रह इंपॉर्टेंट है। एक शुक्र, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक भी होता है, प्लस उसकी दशा चल रही है। दूसरा बृहस्पति, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति नीच के होकर बैठे। और तीसरा है चंद्र, क्योंकि सप्तम भाव के मालिक चंद्र है। अब चंद्र की डिग्री को तो चंद्र मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बृहस्पति ने उनको दिक्कत दे रखा है। तो आपको करना ये है कि आपको शुक्र के मंत्र का जाप करना, ओम शुम शुक्राय नमः। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और चंद्र के मंत्रों का जाप करना है, ओम सोम सोमाय नमः प्रातः काल। ये विवाह के लिए योग कारक होगा। अब आपने कहा था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि बृहस्पति नीच के होकर के केतु के साथ बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं चांडाल दोष क्रिएट करते हैं। इसलिए आपको बृहस्पति के जाप से आपको उससे राहत मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। एक उपाय और है इन सब चीज़ों के लिए। आप बृहस्पति के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इन 5 मुखी रुद्राक्ष तभी धारण करें अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, नॉनवेज नहीं खाते हो, अंडा भी नहीं चलेगा, नियम में साफ बता दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो, नॉनवेज खाते हैं, तो रुद्राक्ष बैकफायर कर जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। रुद्राक्ष बहुत ही शुद्ध और पवित्र है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। आपको स्टॉक मार्केट प्रॉफिट की बात कर रहे थे। देखिए, स्टॉक मार्केट के लिए जो कारक ग्रह है वो इस कुंडली में है शुक्र और मंगल। शुक्र मंगल का कहीं ना कहीं वर्गीकरण मामला दशमांश में और इसमें बैठता है। जहाँ तक मुझे याद है, शुक्र आपका नौमांश में शायद नीच का है, दशमांश में नहीं है, क्योंकि 2 जगह पे ये वर्गीकरण है। अर्थात शुक्र के घर में मंगल बैठे, शुक्र के घर में मंगल बैठे हुए, मतलब शुक्र मंगल शुक्र के घर में बैठे हुए, अर्थात वृषभ राशि में। ये 2 जगह देखा मैंने। कहाँ कहाँ पे? एक तो आपके दशमांश में और एक लग्न कुंडली में। अब सही कहा मैंने आपको। तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि इसको आप बल दें। अगर आप कुंडली में देखें तो मंगल और शुक्र दोनों की पोजीशन स्टॉक मार्केट के लिए अति उत्तम है। पंचम और 10वें भाव के मालिक शुक्र है, और चतुर्थ और लाभ भाव के मालिक यहाँ पे मंगल है। उसमें वाइस वर्सा कुछ हो जाता है, तो उसमें भाग्य की कारक हो जाते हैं, राइट। तो आपको इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको शुक्र को बल देना चाहिए। इससे आपके स्टॉक मार्केट को फ़ायदा होगा। प्लस बुध को अस्त देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इस कुंडली की बात करें, भोग्य भाग्य के कारक होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो भाग्य का साथ देना भी आवश्यक है। स्टॉक मार्केट के लिए लाभेश, दशमेश, लग्नेश, पंचमेश और भागेश, इनकी मुख्य भूमिका होती है फॉर प्रॉफिट। इस बात को ध्यान देना आप। तो आपको बुध और शुक्र को बल देना होगा, जिससे आपको स्टॉक मार्केट में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब मैंने आपकी कुंडली को देखा तो ये आंशिक कालसर्प दोष बनता है। आंशिक इसलिए, अगर हम केवल भाव को माने तो राहु केतु भाव के हिसाब से कालसर्प बनाते हैं, लेकिन अगर हम 360 डिग्री के इसको मानते हैं, जो कि एक्चुअल कंडीशन है, तो उसमें आप देखोगे कि बृहस्पति केतु के पीछे चले जाते हैं। हालांकि राहु नहीं है, तो बृहस्पति लेकिन नीच के बैठे हैं। भले बृहस्पति केतु से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति नीच के बैठे हैं, तो वो आपको केतु के ही रिजल्ट देंगे। तो इसका मतलब ये कालसर्प दोष बन जाता है। तो कालसर्प दोष शांति की आप पूजा करवा लें। देखिए, कई पंडित बोलेंगे नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा है। तो आप कालसर्प दोष शांति की पूजा करवा लें। ये पूजा भी आप या तो त्र्यंबकेश्वर करवाए तो अति उत्तम रहेगा। इसकी पूजा होती है जिसमें
लगभग 17-18 हज़ार मंत्रों के जाप दोनों के होते हैं, राहु केतु दोनों के। और पंडित लोग जाप करते हैं, उसके बाद हवन किया जाता है। उसके पश्चात इनका चांदी का नाग बना करके वो सब दान दिया जाता है। तो आप किसी योग्य पंडित को देख करके आप इसको करवा लें। अगर आप त्र्यंबकेश्वर नहीं करवा सकते हैं तो आप हरिद्वार या काशी, मतलब जहाँ पे ये मुख्य स्थानों पे होता है वहीं पे करवाए, योग्य पंडित अवश्य देखें। ठीक है, जैसे इसकी मेन पूजा त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास है, वहाँ पे ही होती है। ठीक है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके विवाह के लिए भी आवश्यक है। देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, विवाह के पहले अगर कालसर्प दोष की पूजा नहीं कराई जाए तो विवाह के बाद ये ज़्यादा तकलीफ देता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे, अपने फैमिली में भी देखे। तो ये अगर उपाय अगर आप विवाह के पहले ही कर लें तो बेहतर रहेगा आपके आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना। इसके पश्चात शिव की पूजा। अगर आप शिव मंदिर डेली जाते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, इससे भी कालसर्प दोष की शांति होती है, लेकिन इसको समय लगता है। अगर आप डेली महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और डेली शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी को जल अर्पित करते हैं, तो इससे आपको राहत अवश्य मिलेगी, जब तक आप नहीं जा पाते। ठीक है, अब विवाह की बात करें तो विवाह का योग इस समय बन रहा है, क्योंकि शुक्र में चंद्र की अंतर चल रही है। अभी अभी स्टार्ट हुआ है, पिछले महीने ही, मतलब आप समझ लो कि 4-6 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। ये रहेगा सितंबर 2023 तक, जिसमें चंद्र रहेंगे, फिर मंगल भी आ जाएंगे। तो अभी विवाह के चांसेस है अगर आप प्रयत्न करें तो, लेकिन शुक्र को बल देना होगा और बुध को भी, तभी ये बनेंगे। ठीक है, और क्योंकि गुरु और केतु की युति है, केतु कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत बनाते होंगे, क्योंकि वो नीच के गुरु के साथ बैठे हैं। तो अगर आप शिव की पूजा करते हैं, डेली शिव मंदिर जाते हैं, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। इसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, तीसरी चीज़, क्योंकि कालसर्प दोष है तो ब्लैक कलर आपको नहीं पहनना है। देखिए, मैंने नीचे लिखा हुआ है, सबसे नीचे देखिए, कलर कोड में सिर्फ आप सफ़ेद कलर पहनने की कोशिश करें, ये आपके लिए शुभकारी होगा, क्योंकि शुक्र और चंद्र दोनों को बल मिलेगा। ब्लैक और येलो कलर, अर्थात पीला कलर और काला कलर नहीं पहनना है। खाने पीने में भी आपको यही कलर का ध्यान रखना है। पीले कलर की चीज़ कोई खाए पिए नहीं, जैसे आम हो गया, अवॉइड करें इसको जहाँ तक हो सके। ठीक है, काली चीज़ें ना खाएं और सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा खाएं, इससे आपको जीवन में फ़ायदा होगा, विवाह के योग भी प्रबल बनेंगे। ठीक है, बाकी तो मुझे कोई कुंडली में दोष नहीं नज़र आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही कहूँगा, आप कर्म कीजिए। देखिए, मैंने इससे नीचे एक बीच में लाइन में लिखी, मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है अपने कर्म के द्वारा, अर्थात थॉट्स मेक योर ओन डेस्टिनी। दोषों से ज़्यादा अपने कर्मों पे ध्यान दें। ये कुंडली का सिर्फ तात्पर्य है कि आपको समझ में आए कि आपकी कमियां कहाँ हैं, आप उसको मजबूत करें। जैसे आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है और वो इस समय उसकी दशा चल रही है, तो इसका उपाय करें। उसके बाद बृहस्पति नीच का बैठा है, उसको थोड़ा सा प्रसन्न करें। और फिर बुध अस्त है तो बुध को मजबूत करें। तो अगर आप ये 2-3 उपाय कर लेते हैं जीवन में, बुध को मजबूत करने के लिए आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप डेली शिव मंदिर जाए, या माता का कोई मंदिर होगा, आप डेली मंदिर जाए, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। कोई सिद्ध मंदिर आसपास होगा, वहाँ पे जाते रहे समय समय निकाल के, महीने 15 दिन 2 महीने में, इससे आप यकीन कीजिए कि बृहस्पति देव शांत होंगे, क्योंकि वो नकारात्मक वृत्ति में बैठे हुए आपकी कुंडली में। और सप्तम भाव जो विवाह का कारक है, उसमें बृहस्पति, चंद्र और शुक्र, इन तीनों की भूमिका है। तो देखिए, बृहस्पति, चंद्र और शुक्र, इन तीनों की, शुक्र की दशा है लेकिन शुक्र कमज़ोर है, तो शुक्र को बल देना ही पड़ेगा। बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं लेकिन वो नेगेटिव है, तो उनको आपको पसंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो बृहस्पति को पसंद करने के लिए आप डेली मंदिर जाए, सबसे आसान तरीका। ठीक है, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्र का मंत्र जाप करें, उनको बल दें। तीसरी चीज़, क्योंकि बृहस्पति नाकात में बैठे हैं और शुक्र की दशा है, 2 गुरु कहीं ना कहीं आ जाते हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु है, बृहस्पति देवताओं के गुरु है। तो आप अगर रुद्राक्ष धारण करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन प्योर वेज डाइट फॉलो करें, ये आपके लिए आवश्यक होगा उस केस में। क्योंकि अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो, नॉनवेज खाते हैं, तो वो नुकसानदायक है। गुस्से के लिए तो देखिए, बृहस्पति अगर शांत होंगे
तो अपने आप गुस्सा आपका शांत होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ केतु बैठे हुए तो दिक्कत बना रहे हैं। बाकी आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल देना। और ओपल आप पहन ले, ओपल सस्ता भी आएगा, हीरा काफ़ी महंगा पड़ेगा और पहले उपरत्न नहीं पहना जाता यूजुअली, उससे रिजल्ट देख करके फिर बाद में मुख्य रत्न पे जाया जाता है। जय माता दी।